नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आज हम अपने गुरु, टीचर्स, डॉक्टर सैमुअल हनीमान सर और भी कई होम्योपैथी के मास्टर्स, इन सब के आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से हम अपनी जर्नी, आज की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो लेट अस स्टार्ट, फोकस ऑन आवर रेगुलर learning video of organon, aphorism number 81। तो अब तक हमने देखा कैसे जो भी हम पिछले वीडियो में हमने समझा कि जो भी हम पहले समझते थे कि ये साइकोसिस है, सिफिलिस है, वो सब एक्चुअली सोरा के नेम के अंडर में आता है। उसी की जर्नी को हम आगे बढ़ा रहे कि द फैक्ट दैट दिस एक्सट्रीमली एंशियंट, ये सत्य, दिस एक्सट्रीमली ancient infecting agent has gradually passed in some hundreds of generations through many millions of human organisms and has thus attained an incredible development। ये जो सत्य है कि ये जो सबसे पुराना और सबसे इन्फेक्टिंग, सबसे ज्यादा पुराना इन्फेक्टिंग एजेंट है, ये ग्रेजुअली पास डाउन होता गया, कई जनरेशन से, कई हजारों जनरेशन से पास डाउन हुआ, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन पास होता गया और कई मिलियन ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म से गुजरता हुआ, ये एक्सपीरियंसेस से गुजरता हुआ, ये जो ओल्ड एंशियंट इन्फेक्टिंग एजेंट यानी कि सोरा की बात करें, सोरा है वो ग्रेजुअली अब उतना डेवलप हो गया कि अब ये इनक्रेडिबल डेवलपमेंट पा चुका है, has attained an incredible development, renders it in some major conceivable how it can now display such innumerable morbid forms। इसलिए हम ये कंसीव कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कुछ हद तक हम इसको समझ सकते हैं कि ये कैसे इतने असंख्य मॉर्बिड फॉर्म्स डिस्प्ले कर रहा है, यानी कि दिखा रहा है इन द ग्रेट फैमिली ऑफ मैनकाइंड, particularly when we consider what a number of circumstances। और जब हम particularly हम इसको कंसिडर करते हैं कि कितने सारे circumstances है contribute to the production of these great varieties of chronic diseases, secondary symptoms of SORA। ये जो क्रॉनिक बीमारियां इतनी ज्यादा वैरायटी में अवेलेबल हो रही है, उसको कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? तो कि जो नंबर ऑफ सर्कमस्टेंसेस जो लाइफ के इर्द गिर्द या लाइफ के साथ घटित हो रही है, उससे वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्रॉनिक डिजीज को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ सोरा को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिसाइड्स जब उसको कंसीडर करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये सब कैसे इतनी ज्यादा तरीके से, इतने असंख्य फॉर्म में ये बीमारी आ रही है। Besides the indescribable diversity of man in respect of their, चाहे ये कितने भी मनुष्यों, कितने भी अलग अलग तरीके के हो, जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, जिसको हम शब्दों में नहीं बोल सकते, उतनी विविधता के साथ है। जैसे कि किसके रिस्पेक्ट में कि, तो जब हम इसको कंसीडर करें, इसकी बात करें कि उनकी जो शारीरिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी डिफरेंट है, congenital corporeal constitutions, so that it is no wonder if such a variety of injurious agencies acting from within and from without, that is more important part, कि ये जो पूरा इसको मैं बोल्ड लेटर्स में कर देता हूँ कि ये जो हमारा हमारे अंदर और बाहर दोनों तरीके से, यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये दोनों तरीके से हमारे ऊपर जो इंजरियस एजेंसी आ रही है, यानी कि कोई कुछ बोला तो वो फ्रॉम विदाउट हुआ, लेकिन कोई किसी ने कुछ बोला और मैं अपने बारे में ये फील करने लगा, देन एक्टिंग फ्रॉम विद इन, किसी ने क्रिटिसाइज किया और मैंने भी खुद अपने आप को क्रिटिसाइज किया, दैट इज ये दोनों तरह से इंजरियस इन्फ्लुएंसेस हो रहे हैं। तो इसमें आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा कि ये कैसे इतनी वैरायटी हो रही है।
and sometimes continually on such a variety of organisms permeated with the soric miasm. और ये जो बंदा सोरिक मायाजम से पीड़ित है और उसके अंदर है सोरा, उतनी वैरायटी का सोरा है, तो उसके साथ साथ कभी कभी ये कंटिन्यूअली होता ही रहता है, एक्टिंग फ्रॉम विद इन एंड फ्रॉम विदाउट, दोनों तरफ से ये इंजरी हो रही है, should produce an innumerable variety of defects, injuries, derangements and suffering. और ये जो कंटिन्यूअली प्रोसेस हो रही है विद इन एंड विदाउट, उससे असंख्य डिफेक्ट्स, वेराइटीज एंड डिरेंजमेंट, सफरिंग ये क्रिएट होती जा रही है, प्रोड्यूस हो रही है, which have hitherto been treated of in the old pathological works. पुरानी पैथोलॉजिकल वर्क्स में उसको एक सेपरेट बीमारी की तरह उसको ट्रीट किया जाता था, under a number of special names as diseases of an independent character. तो आप पैथोलॉजी या मेडिसिन की बुक अगर लेंगे तो उसमें जो अलग अलग बीमारियां जो आपको दिख रही है, जिसको अलग अलग तरीके से ट्रीट करने के लिए बोल रहे हैं या इंडिपेंडेंट डिजीज बोल रहे हैं, लेकिन ये सब सोरा की पैदाइश है। सोरा यानी कि सोरा जो हमारे अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से अफेक्ट हो रहा है, हमारा वाइटल फोर्स इस सोरा के इन्फेक्शन से अफेक्ट हो रहा है। यानी कि अब कैसे ये अफेक्ट हो रहा है, तो हम इसको समझे स्पिरिचुअली, क्योंकि ये स्पिरिचुअल है तो हमें स्पिरिचुअली इसको समझना होगा कि हमारी जो रूह है, आत्मा है, साउल, या फिर हम उसको अपना वाइटल फोर्स हम इसको बुलाते हैं होम्योपैथी में, तो ये सब एक ही चीज है। तो ये, या फिर हम इसको गॉड पार्टिकल्स, कुछ भी आप कह लो, अगर क्वांटम साइंस में चले जाओ तो वो गॉड पार्टिकल्स है जो हमारे अंदर है, जो हमारे जो आध्यात्मिक पुस्तक जो पीछे के है, उन्होंने उन्होंने भी यही बताया कि रोम रोम में राम बसते हैं। तो अलग अलग धर्म ग्रंथ यही दिखाते हैं कि जो हमारा शरीर है वो इस गॉड पार्टिकल्स या उस चेतना या उस शक्ति से भरा पड़ा हुआ है। तो ये हमने क्या बिलीव किया कि मैंने ये गलत किया, मेरी गलती है, मैंने ये गलती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये अंदर से हमारा जो आत्मा है, हमारी जो साउल है, वो अंदर हम ऐसा इन्फेक्शन लगा, ये फॉल्स परसेप्शन का इन्फेक्शन लगा, और उसने अपने आप को पहचानने से अलग पहचान दे दी कि भाई मैं तो ऐसा हूँ, मैं गलती करने वाला हूँ, मैंने इन्हें ऐसा ऐसा किया, ये गलत किया। तो ये अंदर से आ रहा है, और दूसरा बाहर से भी पीड़ित है। लोग बोल रहे कि तू ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, ये ठीक से नहीं किया, वो ठीक से नहीं किया, तेरी गलती है, तू ऐसा है वैसा है। तो ये बाहर से भी हो रहा है और अंदर से भी हो रहा है। बाहर से इन्फेक्शन लगा और खुद ने कुछ उस इन्फेक्शन के, ये जो बाहर से जो इंजरी आई, उस उसके बल पर खुद की आइडेंटिटी ने कुछ दूसरा स्वरूप ले लिया। दैट इज इंडिविजुअल सोरा, ये है सोरा। तो हम दोनों तरफ से पीड़ित है, अंदर से और बाहर से। तो दोनों दोनों तरफ से हमें अवेयर रहना होगा, अंदर से और बाहर से, तब जाके हम स्पिरिचुअली इवॉल्व होंगे और उसके साथ दवाई लेंगे तो दोनों इकट्ठा मिलके सोरा को खत्म कर सकते हैं। इसमें दो फुटनोट है, काफी लंबा पार्ट है, हम इसको आज कवर करेंगे। फुटनोट नंबर 82, some of these causes that exercise a modifying influence on the transformation of sora into chronic disease। कुछ causes है जो सोरा की ट्रांसफॉर्मेशन को मॉडिफाई करते हैं, उसमें इन्फ्लुएंस करते हैं, क्रॉनिक डिजीज में रूपांतर होने में उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, इसलिए थोड़ा सा वो चेंज होता है। मैनिफेस्टली डिपेंड समटाइम्स ऑन द क्लाइमेट। ये जो कोजिस है क्या क्या है, तो उसमें डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर, कौन कैसा वातावरण है, एंड पिक्यूलियर फिजिकल कैरेक्टर ऑफ द प्लेस ऑफ एबॉर्ड। यानी कि जो वहाँ की जो पिक्यूलियर फिजिकल कैरेक्टर क्या है, यानी कि जहाँ हम रहते हैं वो प्लेस की फिजिकल कैरेक्टर क्या है। Sometimes on the very great varieties in the physical and mental training of youth,
कभी कभी ये हमारी ट्रेनिंग कैसे हुई, हम कैसे बड़े हुए, हमारा अपब्रिंगिंग कैसे हुआ, फिजिकल एंड मेंटल ट्रेनिंग कैसे हुई, उसके ऊपर भी ये मॉडिफिकेशन डिपेंड करता है। बोथ ऑफ विच मे हैव बीन निग्लेक्टेड, डिलेड और कैरीड टू एक्सेस। दोनों यानी कि जो हमारी फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग या तो वो निग्लेक्ट की गई, या वो डिले हो गई, या वो बिगड़ गई कि एक्सेस कराया, हमारी ट्रेनिंग एक्सेस हो गई या डिले हो गई, या फिर हम हमारी ट्रेनिंग ही नहीं की किसी, और ऑन देयर एब्यूज इन बिजनेस, या फिर हमारा बिजनेस में या कंडीशंस ऑफ लाइफ में एब्यूज हुआ इन द मैटर ऑफ डाइट एंड रेजिमेंट, पैशंस, मैनर्स, हैबिट्स एंड कस्टम्स ऑफ वेरियस काइंड्स। ये सब कोजिस है जो सोरा को मॉडिफाई करते हैं, यानी कि सोरा की जब क्रॉनिक डिजीज में ट्रांसफॉर्मेशन होती है तब उसको मॉडिफाई कर देते। तो ये सब ये शोरा के ऐसे कोजिस है जो उसको डेवलप होने में कुछ सर्कमस्टेंसेस है, जब हम इसको कंसीडर करते हैं तब हमें पता चलता है कि इतनी वैरायटी में क्यों डिजीज आते हैं। शोरा तो जो ट्रांसफॉर्मेशन जो पास हुआ जनरेशन टू जनरेशन, तो पेरेंट्स जैसी बीमारी क्यों नहीं आती, क्योंकि ये इंडिविजुअल जो सर्कमस्टेंसेस होते बंदे के, वो उसको अफेक्ट करते, मॉडिफाई करते, जिससे डिफरेंट थोड़ा सा सोरा मॉडिफाई हो जाता है। और एक, जैसे अनिमान सर ने कहा कि ये ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में जो मिलियंस ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है उसमें से पास होता होता इनक्रेडिबल डेवलपमेंट हुआ। ये यहाँ पर समझना है कि ये जो सर्कमस्टेंसेस है वो उसको इनक्रेडिबल डेवलपमेंट करवा रही है। एफोरिज्म नंबर 80 थ्रू 83, सॉरी फुटनोट नंबर 83, ये बात है पैथोलॉजिकल वर्क्स के बारे में कि हाउ मेनी improper ambiguous names do not these works contain, under each of which included excessively different morbid conditions. How many improper ambiguous names, यानी कि कितनी बार ये बिल्कुल गलत तरीके से, ambiguous means इधर उधर करके उसको अचौकस तरीके से नेम दिए गए। डू नॉट दिस वर्क कंटेन, ये वर्क इसमें नहीं आता है। कितनी बार हमने ऐसा देखा है, अंडर ईच ऑफ विच, कि जिस वर्क्स के अंदर में आर इंक्लूडेड एक्सेसिवली डिफरेंट मॉर्बिड कंडीशंस, अलग अलग बीमारियों को अलग अलग तरीके से दिखाया गया और इंक्लूड किया, विच ऑफन रिजेंबल ईच अदर इन वन सिंगल सिम्टम ओनली, कि जो सिर्फ एक ही सिंगल सिम्टम में एक दूसरे को रिजेंबल करता है, उन सबको एक ही वर्ग के अंदर में उसको डाल दिया। एज एग्यू, जॉन्डिस, ड्रॉपसी, कंजम्पशन, ल्यूकोरिया, हेमरॉइड्स, rheumatism, apoplexy, convulsions, hysteria, hypochondriasis, melancholia, mania, quinsy, palsy, etc. तो अगर आप जैसे एग्यू, एग्यू मीन्स जो ठंडी लेके बुखार आता है, यानी कि मलेरिया। तो अगर आप हर एक मलेरिया के केस देखेंगे तो वो सिर्फ वो ठंडी और बुखार, इस सिर्फ इसी सिम्टम के अंडर में उन सब की ट्रीटमेंट एक ही तरीके से होती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जब आप उस हर एक पेशेंट को इंडिविजुअली देखेंगे तो हर एक के सिम्टम डिफरेंट हो जाते हैं। किसी में ठंडी नहीं है, किसी में ठंडी है, किसी में बुखार नहीं है, किसी में पर्सपिरेशन होता है, किसी में हेडेक है, एब्डोमिनल पेन है, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट है। कोई एक्यू फीवर में वॉमिटिंग कॉन्कोमिटेंट है, कोई एक्यू फीवर में क्रैम्प्स कॉन्कोमिटेंट है, कोई एक्यू फीवर में थर्स्ट कॉन्कोमिटेंट है। सबकी अलग अलग प्रेजेंटेशन हो जाती है, सिम्टोमेटोलॉजी डिफरेंट है, डिफरेंट मॉर्बिड कंडीशन है, लेकिन उन सबको एक ही नेम के अंडर में दिया गया। जॉन्डिस के पेशेंट देखें उसी तरह से, ये सब में, सब बीमारियों में उसी तरीके से ये अप्लाई हो सकता है। विच आर रिप्रेजेंटेड as diseases of a fixed and unvarying character and are treated on account of their name। ये सब डिजीजेस को एक फिक्स कैरेक्टर का मान के, अनवेरिंग कैरेक्टर का मान के, उसको एक ही नेम के अंडर में ट्रीट किया जाता है अकॉर्डिंग टू अ डिटर्मिनेट प्लान।
उन्होंने जो पहले से चौकस प्लान किया है उसी तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है। हाउ कैन द बेस्टोवल ऑफ सच अ नेम जस्टिफाई एन आइडेंटिकल मेडिकल ट्रीटमेंट? ये इस तरीके का नेम देके कैसे आइडेंटिकल मेडिकल ट्रीटमेंट को जस्टिफाई कर सकते हो? एंड इफ द ट्रीटमेंट इज नॉट ऑलवेज टू बी द सेम, और भी जब ट्रीटमेंट आपके आइडेंटिकल ना हो, यानी कि सभी में उसी तरीके की ट्रीटमेंट ना रही हो, फिर भी why make use of the identical name which postulates an identity of treatment? तो फिर उसको आइडेंटिकल नेम क्यों देते हो जिसकी ट्रीटमेंट ही आइडेंटिकल नहीं रही? तो उसको सेम नेम के अंडर में क्यों एडमिट किया जाता है, क्यों उसको नेम दिया जाता है? फिर ये कुछ जर्मन लैंग्वेज में है कि यहाँ पर फिर हनुमान सर लिखते हैं कि अ मैन हक्षम, हक्षम के बारे में, युक्षम के बारे में लिखते हैं कि अ मैन एज क्लियर साइटेड एज ही वाज एस्टिमेबल ऑन अकाउंट ऑफ हिज कॉन्शियसनेस। उसकी कॉन्शियसनेस की वजह से वो काफी अकाउंटेबल हो गया, एस्टिमेबल पर्सन हो गया, क्लियर साइटेड पर्सन था। उन्होंने क्लियर कट लिखा ये सब चीजों के बारे में कि मेडिकल फील्ड में क्या हो रहा है। That special, and in like manner, Fritz laments that especially different diseases are designated by the same name. और फ्रिड्स ने भी वही दुखी तरीके से बोला, लिखा कि सब अलग-अलग बीमारियों को एक नेम के अंडर में डिजाइन किया जा रहा है। तो even those epidemic diseases which undoubtedly may be propagated in every separate epidemic epidemic by a peculiar contagious principle which remains unknown to us are designated in the old school of medicine by particular names, just as if they were well-known fixed diseases that invariably recurred under the same form. तो जो ये इवन एपिडेमिक डिजीजेस में भी जो ये जो ओल्ड स्कूल है, उन्होंने उन्होंने प्रोपागेट किया हुआ है एपिडेमिक डिजीज के, सेपरेट एपिडेमिक डिजीज की तरह उन्होंने उन्होंने सेपरेट किया, सेपरेट एपिडेमिक डिजीज की तरह उन्होंने अनडाउटेडली प्रोपागेट किया है कि सभी जो एपिडेमिक डिजीज होते हैं वो एक ही नेम के अंडर में आ जाते हैं। जैसे कि कोरोना, तो कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, इन तीनों में काफी डिफरेंट डिजीजेस थे। क्लियर कट आपको पता चल जाता था कि भाई ये पहली कोरोना से अलग है। फिर तीसरी आई तो तीसरी में भी पता चला कि ये भी कुछ अलग है। तो लेकिन उन सबको एक ही नेम, फिक्स्ड नेम के अंदर, फिक्स्ड डिजीज के अंदर में उसको ट्रीट किया जाता है और रखा भी जाता है। तो ये आपको पता चलेगा कि ये काफी डिफरेंट है। as as for example hospital fever, gall fever, camp fever, putrid fever, bilious fever, nervous fever, mucus fever। लेकिन ये सब फीवर जब एक एक समय पे जब होता है तब तो बात सही है कि तब सब ये एक ही है। लेकिन जब दूसरा अटैक आता है दूसरे समय काल में जब होता है तो वो डिफरेंट डिजीज होता है, उसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। Although each epidemic of such roving fevers exhibits itself at every occurrence as another a new disease, जैसा हमने बात की कि ये जब भी होता है, जब दूसरी बार एपिडेमिक होता है सेम फीवर, तो कुछ अलग डिजीज के रूप में आता है, such as it has never before appeared in exactly the same form। इस तरीके से कि जैसे उस ये जो इस बार एपिडेमिक हुआ, ऐसा एपिडेमिक कभी भी नहीं हुआ, उस फॉर्म में आ जाता है, डिफरिंग वेरी मच, काफी एक दूसरे से अलग होता है, इन एवरी इंस्टेंस, इन इट्स कोर्स, एज वेल एज इन मैनी ऑफ इट्स मोस्ट स्ट्राइकिंग सिम्टम्स एंड इट्स वॉल अपीयरेंस।
काफ़ी अलग-अलग तरीकों से उसके कोर्स में, एवरी इंस्टेंस में, उसके कोर्स में, उसके स्ट्राइकिंग सिम्पटम्स में, उसके वॉल अपीयरेंस में ये डिफर होता है। ईच इज़ शो फॉर डिसिमिलर टू ऑल प्रीवियस एपिडेमिक्स। हर एक एपिडेमिक्स उसके प्रीवियस एपिडेमिक्स से काफ़ी डिसिमिलर होता है। व्हाटएवर नेम्स दे मे बियर, चाहे कोई भी नेम दे दो एपिडेमिक को, दैट इट वुड बी dereliction of all logical accuracy in our ideas of things, were we to give to these melodies that differ so much among themselves one of those names we meet within pathological writings and treat them all medicinally in conformity with this misused name. इतने अलग है तो फिर हम इस इन इन सभी एपिडेमिक्स को एक ही पैथोलॉजी में, एक ही नेम के अंडर में हम उसको रखें और उसी दवाइयों से ट्रीट करते रहे जो पहले दी थी, क्योंकि ये मिसयूज ऑफ नेम हुआ। कैसे हम कर सकते हैं? इसको नहीं कर सकते, इसको हमें अलग-अलग करना होगा। द कैंडिड सिडेनहम अलोन परसीव्ड दिस, उन्होंने अकेले ने ये परसीव किया। व्हेन ही insists upon the necessity of not considering any epidemic disease as having occurred before and treating it in the same way as another, और उन्होंने ये परसीव किया कि हमें कभी भी एपिडेमिक डिजीज को कंसीडर नहीं करना चाहिए कि ये पहले हो चुका है और उसी तरीके से फिर हम उसको ट्रीटमेंट देते रहे। सिंस ऑल दैट अकर सक्सेसिवली बी दे एवर सो नंबरस डिफर फ्रॉम वन अनदर, उन्होंने बोला कि चाहे कितनी भी बार ये हो जाए, लगातार सक्सेसिवली वो होता रहे कुछ समय के अंतराल में, और कितनी भी बार हो जाए, लेकिन वो सब एक दूसरे से अलग होंगे। ये कुछ जर्मन लैंग्वेज में लिखा है, हम उसको छोड़ देते हैं क्योंकि बात वही है, वही समझाया हुआ है कि जब भी एपिडेमिक डिजीज होता है तो वो पहले के एपिडेमिक से डिफरेंट होता है। हाँ, जब हम उस एपिडेमिक टाइम की बात करें तो उन सब केसेस तो एक तरीके की है क्योंकि वो सेम कॉन्टेजियस प्रिंसिपल से अफेक्ट हुआ और उस सब को एक ही दवाई हो सकती है। लेकिन जब दूसरी बार दूसरे समय में कुछ टाइम के बाद फिर से एपिडेमिक आए तो उसकी सेम, भले ही उसके सेम नेम दे देते हैं लेकिन वो कुछ अलग है, हमें उस अलग को समझना है। लास्ट पार्ट है, फ्रॉम ऑल दीज इट इज क्लियर दैट these useless and misused names of diseases ought to have no influence on the practice of the true physician who knows that he has to judge of and to cure diseases not according to the similarity of the name of a single one of their symptoms, but according to the totality of the signs of individual state of each particular patient, whose affection it is his duty carefully to investigate and but never to give a hypothetical guess at it. तो इन सब से हमें क्लियरली पता चला कि बीमारियों की गलत तरीके से नेम देना और यूजलेस नेम देने से हमारे जो ट्रू फिजिशियन की जो प्रैक्टिस होती है उस पर उसकी कोई प्रभाव नहीं होती है। डिजीज के नेम से हमारी प्रैक्टिस में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। हु नोज, ऐसा फिजिशियन जो जानता है कि ही हैज टू जज ऑफ एंड टू क्योर डिजीज, हमें डिजीज को जज करना है और उसको क्योर करना है, नॉट अकॉर्डिंग टू द सिमिलरिटी ऑफ द नेम ऑफ अ सिंगल वन ऑफ द सिम्टम्स, उनके सिम्टम के ने सिंगल सिम्टम के नेम पर जो बीमारी है उसकी सिमिलरिटी के आधार पे नहीं, लेकिन हमें एज अ वॉल, हमें टोटालिटी, हमें इंडिविजुअल स्टेट को समझना है, साइंस को समझना है, सिम्टम्स को समझना है, उसकी टोटालिटी बनानी है। यही हमारी ड्यूटी है, इन्वेस्टिगेट करना है और हमें कभी भी हाइपोथेटिकल गैस कभी भी नहीं करना है। इफ however it is deemed necessary sometimes to make use of names of disease in order when talking about a patient to ordinary persons to render ourselves intelligible in few words, we ought only to employ them as collective names and tell them that is the patient has a kind of St. Peter's dust
dance, a kind of dropsy, kind of typhus, kind of ague. और लेकिन अगर जब भी हमें जरूरत पड़े तो हम उन नेम्स का यूज कर सकते हैं। कैसे कि पेशेंट को समझाने में, पेशेंट के साथ बात करने में, कि जो ऑर्डिनरी पर्सन है उनके साथ बात करने में हम कुछ इंटेलिजिबल वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि कि भाई तुम्हें पेशेंट को हम बता सके कि भाई तुम्हें सेंट विटस डांस की बीमारी है, तुम्हें एक प्रकार की ड्रॉपसी है, तुम्हें एक प्रकार का टाइफस है, तुम्हें कोई एक बुखार हुआ है। जिससे क्या होगा, बट इन ऑर्डर टू डू अवे वंस एंड फॉर ऑल विद द मिस्टेकन नोशंस दीज नेम्स गिव राइज टू, हमें इस नेम से अपने आप को प्रिजुडाइज या फिर हमें मिस्टेक करने से रोकते हुए ये करना है। बट वी शुड नेवर से शी हैज he has the St. Vitus das, the typhus, the dropsy, the ague, as there are certainly no disease of these and similar names of fixed unvarying character. हमें डायरेक्टली ये नहीं बताना है कि तुम्हें टाइफस है, ड्रॉप्सी है, सेंट पीटर्स, हमें ये बताना है कि तुम्हें इस तरीके की कोई बीमारी है। एज देयर आर सर्टेनली, क्योंकि ऐसी कोई डिजीजेस अवेलेबल नहीं है कि जो पहले हो चुकी है और वापस हुई, क्योंकि ये सब कुछ अलग है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे मैं डॉक्टर सतीश गजेरा, ये जो शरीर मैंने धारण किया है वो शरीर इस दुनिया में इसी समय पर अवेलेबल है, ना कभी पहले था ना कभी बाद में होगा। आज जो बॉडी है वो आज ही के दिन है, इसी पल में है, बाद में कभी नहीं होगा ये। मेरे जैसा कोई इंसान ना पैदा हुआ था, ना होने वाला है, ना अभी है, क्योंकि मैं ही हूँ। और हर एक के, आप सबके लिए यही बात सत्य है। आप है, आप जैसा कोई नहीं, ना पहले था ना होगा। तो इस पल को हमें आनंद लेना है। जैसे आज हमने सीखा कि कैसे हम इस फॉल्स परसेप्शन से पीड़ित हैं, अंदर से बाहर से, और हमारा ये सोरा ट्रांस जनरेशनल होता है, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन पास होता जाता है। और लेकिन जब हम इस इन सब चीजों को ऐसे समझते हैं तो हम नाव में आ जाते हैं। नाव में आ जाते हैं तो ना पास्ट का ना फ्यूचर का डर रहता है, और और हमारा ध्यान नाव में आ जाता है, क्योंकि हम अब अपने आप को एंजॉय करने लगे। तो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।